2019 के लोकसभा चुनाव को लेकर अभी भी टेंशन जारी है। दरअसल उम्मीदवारों के नाम पर माथापच्ची भी है और किसका टिकट कटेगा और किसको टिकट मिलेगा, इसको लेकर चिंता भी बढ़ती जा रही है। और इस बीच तमाम नेताओं की बयानबाजी भी जारी है। चुनाव प्रचार का दौर भी चल रहा है। प्रधानमंत्री का ब्लॉग आता है, उस पर पलटवार भी होता है। तमाम सियासी हालात पर करेंगे आज चर्चा। तो देश भर में लोकसभा चुनाव को लेकर माहौल गरमाया हुआ है। सभी राजनीतिक दलों के सामने अब सबसे बड़ा सवाल है कि जिताऊ उम्मीदवार कैसे खोजे जाएं, और इसी मंथन में सभी राजनीतिक दल जुटे हुए हैं। हर राजनीतिक दल 2019 को सफल बनाना चाहता है, जीतना चाहता है। उसी की रणनीति में सभी राजनीतिक दल जुटे हुए हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने बड़ा फैसला लिया। सभी पुराने चेहरों को के टिकट काट दिए गए। क्या छत्तीसगढ़ का फार्मूला हरियाणा में भी लागू होगा? देखिए इस रिपोर्ट में। बीजेपी की हरियाणा चुनाव समिति की रविवार को हुई बैठक के बाद कहा जा रहा था कि हरियाणा में बीजेपी की टिकटों का पेच काफी हद तक सुलझ गया है और कम से कम ही 3 मौजूदा बीजेपी सांसदों की टिकट 2019 लोकसभा चुनाव के लिए पक्की भी हो चुकी है। कुरुक्षेत्र और करनाल तो तय ही है कि वो वहाँ पर कोई नया प्रत्याशी आएंगे। बाकी जगह पर केस क्या है, गुण दोष के आधार पर पार्टी केंद्रीय चुनाव समिति इस पर भिवानी सब परिवार से क्या इस तरह के लोगों को टिकट दी जा सकती है जहां पर विधायक या मंत्री पहले से हो, उनके परिवार से भी किसी को टिकट मिल? देखिए, हम सारे गुण दोष विनेबिलिटी के आधार पर हम अपना पैनल ले जाएंगे और अंतिम इस पर निर्णय केंद्रीय चुनाव समिति ही करती है। कहा तो ये भी जा रहा था कि छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में पार्टी की हार के बाद बीजेपी मौजूदा सांसदों पर छत्तीसगढ़ में बड़ा फैसला ले रही है, लेकिन हरियाणा के लिहाज से काफी अहम है, क्योंकि बीजेपी के महासचिव अनिल जैन छत्तीसगढ़ के साथ साथ हरियाणा के प्रभारी हैं और छत्तीसगढ़ में इस फार्मूले को आजाद करने के पीछे अनिल जैन का ही माइंड बताया जा रहा है। ऐसे में छत्तीसगढ़ के प्रभारी साहब हरियाणा में छत्तीसगढ़ वाला फार्मूला लागू कर सकते हैं। इसके बाद संकट बीजेपी मौजूदा उन सांसदों के लिए हो जाएगा जो 2014 में मोदी लहर में दिल्ली पहुंचे थे और 2019 में जीत हार से पहले टिकट की टेंशन बढ़ जाएगी। लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों में से 8 पर चुनाव सीधे तौर पर लड़ा था, जिसमें से रोहतक लोकसभा सीट को छोड़ बाकी 7 पर बीजेपी के उम्मीदवार जीते थे। हालांकि इन सांसदों में से 2 का टिकट तो पहले ही कट चुका है, क्योंकि कुरुक्षेत्र से सांसद राजकुमार सैनी बागी होकर अपनी पार्टी खड़ी कर चुके हैं और करनाल के मौजूदा सांसद अश्विनी चोपड़ा स्वास्थ्य कारणों के इस बार टिकट की दावेदारी तक में शामिल नहीं है। रही बात बाकी बची 5 लोकसभा सीटों की, तो फरीदाबाद से लेकर गुड़गांव और अंबाला के साथ साथ सोनीपत और महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा सीटों पर भी इस छत्तीसगढ़ फॉर्मूले के बाद मौजूदा बीजेपी सांसदों की नींद उड़ सकती है। हरियाणा में बीजेपी छत्तीसगढ़ का फार्मूला आजमाकर कितने मौजूदा सांसदों का टिकट काटती है, यह भी जल्द साफ हो जाएगा। लेकिन बात तो चिंता की कांग्रेस के लिए भी है, क्योंकि पिछली बार 10 लोकसभा सीटों में से सिर्फ एक रोहतक की सीट पर जीतने वाली कांग्रेस बीजेपी के इस नए फार्मूले के साथ किस तरह से अपनी रणनीति बनाएगी। लोकसभा की दृष्टि से किस किस सीट पर कौन कौन नामों की क्या चर्चा हो सकती है, वो अपने आपस में चर्चा साझा की है और लोकसभा चुनाव लड़ने की क्या तैयारी हो सकती है, हम क्या आगे के कार्यक्रम ले सकते हैं, ऐसे कार्यक्रमों की भी चर्चा की। 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बस 26 मार्च से निकल रही है और इस बार बस में सवार ऑडिशनल कमेटी के 14 मेंबर्स में से कुछ तो वह लोकसभा चुनाव लड़ने के उम्मीदवार हैं, जो पिछली बार ही बीजेपी के सामने मुंह की खा चुके हैं। विनोद लांबा, टोटल न्यूज, दिल्ली। तो खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में हम शुरुआत करेंगे। हमारे साथ वीरेंद्र सोनी जी वरिष्ठ पत्रकार है, इस चर्चा में हिस्सा ले रहे हैं। डॉक्टर संजय शर्मा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस चर्चा में हमारे साथ हिस्सा ले रहे हैं। वहीं मनदीप बिश्नोई जननायक जनता पार्टी की तरफ से इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बाल मुकुंद शर्मा जी कांग्रेस की तरफ से इस चर्चा में हमारे साथ हिस्सा ले रहे हैं। वीरेंद्र सोनी जी, सबसे पहले आपके पास आऊं, माथापच्ची जारी है। दरअसल छत्तीसगढ़ का जो फार्मूला जो सामने आया उसके तहत सभी उम्मीदवारों के टिकट काट दिए गए और जो पहले 10 उम्मीदवार जीते हुए थे, 10 सांसद थे, उनके भी टिकट काट दिए गए। नए सिरे से नए चेहरों के साथ छत्तीसगढ़ में उतरने का प्लान भारतीय जनता पार्टी ने बनाया और अब
कहा यह जा रहा है कि शायद यही फार्मूला हरियाणा में भी लागू हो, क्योंकि अनिल जैन वहां के भी प्रभारी हैं और हरियाणा के भी प्रभारी हैं। ऐसे में अगर यह फार्मूला लागू होता है तो कितनी बड़ी मुश्किल हो जाएगी जो पुराने जीते हुए उम्मीदवार हैं उनके लिए। देखिए, हरियाणा और छत्तीसगढ़ की स्थिति अलग अलग है जी। छत्तीसगढ़ में पार्टी को पराजय का सामना झेलना पड़ा था अभी विधानसभा चुनाव में, लेकिन हरियाणा की स्थिति उससे भिन्न है। ये ठीक है, डॉक्टर अनिल जैन जी हरियाणा के भी प्रभारी हैं, छत्तीसगढ़ के भी प्रभारी हैं, लेकिन ये सब बातें संगठन में जो टीम होती है, कोर कमेटी होती है, उसमें तय होती हैं, एक व्यक्ति विशेष पर निर्भर नहीं रहती। 2014 के चुनाव में डॉक्टर अनिल जैन सह प्रभारी थे और जगदीश मुखी जी प्रभारी थे, तो इसलिए स्थिति बदलती रहती है, उसमें कोई अंतर नहीं है। लेकिन ये पार्टी का निश्चित मत है, जो कोर कमेटी या चुनाव समिति की बैठक हुई है उसमें जो कार्यकर्ताओं का जो फीडबैक आया है, ये उसके आधार पर ही तय होगा। फरीदाबाद से, गुड़गांव से और अंबाला से, इन 3 स्थानों पर तो पार्टी के प्रत्याशी तय है ही हैं। कृष्णपाल गुर्जर जी मंत्री हैं, उनका टिकट तय है, राव इंद्रजीत का तय है, रतनलाल कटारिया जी का टिकट तय है, उस पर तो कोई मतभेद है ही नहीं। जो अन्य स्थानों की बात है, अब उसको जातीय गणित के हिसाब से कोर कमेटी ने तय करना है, और कोर कमेटी भी कौन सी, उसमें लोग तय कर दिए गए हैं। सभी अधिकार मुख्यमंत्री जी को दे दिए गए हैं। मुख्यमंत्री जी, प्रदेश प्रभारी डॉक्टर अनिल जैन जी, प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला जी और लोकसभा चुनाव समिति के कलराज मिश्रा और विश्वास सारंग जी, और इनके साथ साथ सुरेश भट्ट जो संगठन मंत्री हैं। अब इन लोगों का काम है, ये लोग अब जो है पैनल तैयार करेंगे, क्योंकि सभी लोगों की बैठक में कभी भी पैनल तैयार नहीं होता, और ये जरूरी भी नहीं है जो पैनल में नाम जाएंगे उनमें से ही केंद्रीय समिति चयन करेगी, ऐसा भी नहीं होता। कई बार नाम अलग, भारतीय जनता पार्टी में कई माध्यम है, अलग अलग फीडबैक से नाम आ जाते हैं। पिछली बार भी कई ऐसे नाम आ गए थे जिनके नाम पैनल में नहीं थे जी। इसलिए मतलब ये कहना कि पैनल के लिए वो जो छत्तीसगढ़ का फार्मूला है वो हरियाणा में लागू होगा, ऐसा नहीं है। लेकिन ये सर्वे के आधार पर है कौन सा उम्मीदवार चुनाव जीतने की स्थिति में है और उसकी छवि कैसी है, उसका कार्यकर्ताओं से संपर्क कैसा है और जनता से जो है उसका संवाद कैसा है। ये बातें सब पार्टी के मंच पे तय होती हैं, उसके आधार पर ही फैसले होते हैं। और मुझे नहीं लगता कि छत्तीसगढ़ का फार्मूला हरियाणा में अपनाया जाएगा। यहां ऐसी स्थिति नहीं है, ये यहां भिन्न स्थिति है। और जब 3 टिकट तय हो चुके हैं, सोनीपत और करनाल के भी लगभग टिकट तय है, वो सिर्फ जातीय आधार का फार्मूला है भाई। एक पंजाबी को अगर करनाल से पंजाबी को मिलता है तो ब्राह्मण को सोनीपत से मिलेगा। इस तरह के जातीय मामले पर पार्टी का सारा दृष्टिकोण टिका हुआ है। ठीक है संजय शर्मा जी, जातिगत आधार पे आपके टिकट अभी अटके हुए हैं और शायद वही फार्मूला, वही गुड़ा भाग अभी लगाई जा रही है। हो सकता है कि नाम भी लगभग तय हो गए हो, शायद अब कुछ दिनों की बात है कि आप लोग उसे अनाउंस भी करेंगे, लेकिन क्या फार्मूला अपनाया जा रहा है? क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस से लोग आ रहे हैं आपकी पार्टी में, और संभावित है कि जो लोग आ रहे हैं उनको टिकट का आश्वासन मिला है, लिहाजा वो आश्वस्त होकर ही आपकी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। ऐसे में जो आपका पुराना कैडर है, जो उस सीट पर लगातार ये सोच रहा होगा कि लंबे वक्त से हम काम कर रहे हैं और हमें टिकट मिलेगा, उसे झटका नहीं लगेगा क्या? इस तरह 2019 की जो बड़ी लड़ाई है उसमें इतना बड़ा रिस्क आप लोग ले सकते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक ही लक्ष्य है, एक ही फार्मूला है कि देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बने, और उनको बनाने के लिए हरियाणा की 10 की 10 सीटें जीत करके भारतीय जनता पार्टी उनकी झोली में डाले। ये हरियाणा भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है। जहां तक आप बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ की, देखिए छत्तीसगढ़ की परिस्थितियां कुछ अलग है। छत्तीसगढ़ में जो पिछले 15 साल तक सरकार भारतीय जनता पार्टी की रही थी, उसके कारण से एंटी इनकमेंसी फैक्टर था और हम वहां विधानसभा का चुनाव हारे। हमारे सांसदों के खिलाफ भी वहां पर एंटी इनकमेंसी है, जिसके कारण से इस पार्टी ने तय किया कि हम एक ऐसा फार्मूला अपनाएंगे कि 10 से 10 हम वहां के लोकसभा के जो कैंडिडेट्स हैं उनको बदलेंगे, ताकि जो वहां की 10 की 10 सीटें लेकर के आए। लेकिन हरियाणा की स्थिति वहां जैसी नहीं है। हरियाणा आज भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, पिछले हम 4.5 साल से हरियाणा के अंदर जो लोगों की सेवा कर रहे हैं, जिस तरह के विकास के काम कर रहे हैं, जिस तरह से मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की छवि हरियाणा में एक ईमानदार और पारदर्शी मुख्यमंत्री के रूप में हुई है, तो इन सब कारणों से, जैसे हम नगर निगम के चुनाव जीते, विधानसभा का उपचुनाव जीते, उसके कारण से हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक लहर चल रही है। लहर क्या, एक आंधी चल रही है। जहां तक प्रत्याशियों के चेहरे बदलने का बात है, ये भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय नेतृत्व का अधिकार है,
क्योंकि अभी चुनाव में थोड़ा देरी है और अप्रैल के 18 के आसपास वो वहां की नॉमिनेशन शुरू होगा, तो हमारे पास काफी समय उसके लिए निर्णय लेने के लिए। नए पुराने की जहां तक आप बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी में जितने लोग भी शामिल हो रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के कारण से, भारतीय जनता पार्टी के शासन के कारण से और भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लोकप्रियता को देख करके लोग पार्टी में शामिल है। किसी के साथ कोई कमिटमेंट नहीं है, किसी को नहीं कहा गया कि आपको लोकसभा का चुनाव लड़ाएंगे इसलिए आप भारतीय जनता पार्टी में आए। लेकिन हो सकता है पार्टी को अगर लगेगा कि कोई जीतने वाला व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी में आया है तो उसको भी टिकट देंगे। तो पहली शर्त यह है कि आप पार्टी में शामिल हो या पार्टी का कार्यकर्ता बनिए, उसके बाद ही पार्टी डिसाइड करेगी कि किसको चुनाव लड़ाना है, किसको नहीं लड़ाना। और जहां तक पुराने कार्यकर्ताओं की बात है, देखिए हरियाणा में केवल 10 लोकसभा की सीटें हैं और 10 ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को टिकट दिया जा सकता है, लेकिन जो चाहने वाले हैं टिकट की वो 100 से भी ऊपर कैंडिडेट है। तो ऐसे सब लोगों को टिकट नहीं दी जा सकती, तो कुछ निश्चित कार्यकर्ताओं को दी जा सकती है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है 10 के 10 सीटें जीतना, जीतू प्रत्याशी को टिकट देना और कमल के फूल पर नरेंद्र मोदी और मनोहर लाल जी के छवि के आधार पर लोगों से वोट मांगना, यही हमारी सरकार, हमारी पार्टी की नीति है। ठीक, बालमुकुंद जी आपके पास आओ। कोऑर्डिनेशन कमेटी आपकी गठित हो गई और अब आप लोगों का भी एक प्रोग्राम तय हो गया है कि सभी नेता एक साथ अब हरियाणा के दौरे पर निकलेंगे। झज्जर में एक बड़ी रैली भी आप लोग करेंगे इस दौरे के आखिर में, लेकिन माथापच्ची टिकटों को लेकर आपके भीतर भी जारी है। आपके तमाम जो बड़े बड़े नाम हैं वो लाइन में हैं कि किसको कहां से टिकट दिया जाए। इस माथापच्ची से निकलकर कब तक आप लोगों की भी स्थिति साफ हो पाएगी? क्या इंतजार आप लोग कर रहे हैं कि कुछ लोग आपकी पार्टी ज्वाइन करें? क्योंकि संकेत कुछ हैं कि कुछ बड़े नेता हैं जो अलग अलग पार्टियों से, भारतीय जनता पार्टी से भी कांग्रेस में आ सकते हैं। क्या इंतजार है कि वो लोग आ जाएं, उसके बाद टिकट का बंटवारा हो, या कुछ नाम तय भी हो चुके हैं? हाँ, ठीक है, कुछ ऑडियो की दिक्कत है। मैं बालमुकुंद जी के पास जाऊंगा। मनदीप, मैं आपके पास आ रहा हूं। आपकी पार्टी ने भी लगातार इस बात को रखा कि आप कोर कमेटी की बैठक बुलाएंगे, उसके बाद तमाम चीजें तय होंगी। दरअसल ये कि 10 सीटें हैं, 10 चेहरे आपको चाहिए। कोर कमेटी की बैठक कब तक होने वाली है, पहले ये स्पष्ट कीजिए, क्योंकि लगातार आप लोगों को लेकर, आपकी पार्टी को लेकर जहां एक तरफ कुछ एक बड़े वर्ग में उत्साह भी है, तो सस्पेंस भी है कि आखिर आप लोग किस तरह से चुनाव लड़ेंगे, कौन चेहरे होंगे, वो अब तक स्थिति साफ नहीं हो पाई है। देखिए, जननायक जनता पार्टी ने जिस प्रकार जींद का उपचुनाव बड़ी मजबूती से उसके कार्यकर्ता ने लड़ा था, आज हरियाणा प्रदेश में चुनाव छठे चरण में होना है। अभी काफी समय है चुनाव के अंदर, तो चुनाव की नोटिफिकेशन जारी होने से पहले पहले जननायक जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं से फीडबैक ले रही है, कार्यकर्ताओं की राय ले रही है। राय लेने के बाद एक केंद्रीय सेंट्रल लेवल पर कोर कमेटी की एक बैठक की जाएगी। बैठक के अंदर अलग अलग सीटों पर वहां के कार्यकर्ताओं की राय से उम्मीदवार तय किए जाएंगे। निश्चित तौर पर मजबूती से जननायक जनता पार्टी का कार्यकर्ता चुनाव लड़ेगा। तो चप्पल का जो चुनाव निशान मिला है, और चप्पल जो है वो अमीर से लेके गरीब व्यक्ति की एक जरूरत है। और आज जिस तरह से चप्पल को इतनी पॉपुलैरिटी सोशल मीडिया पर और मीडिया के माध्यम से मिली है, तो निश्चित तौर पर जननायक जनता पार्टी हरियाणा लोकसभा के अंदर 10 की 10 सीटों पर जीत प्राप्त करके इतिहास रचेगी। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी के साथी कह रहे हैं, अभी भी ये कह रहे हैं कि हमारे कार्यकर्ता को टिकट दी जाएगी। जिस प्रकार से इन्होंने कार्यकर्ता को मायूसी जींद के उपचुनाव में उम्मीदवार तय करने में दी, वैसे ही नाउम्मीद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मिलेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास आज चुनाव लड़ने वाले नेता नहीं है। इसी प्रकार ये इंपोर्ट कर रहे हैं। या तो ये गारंटी दें कि जो नेता दूसरी पार्टियों से आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में, उन्हें हम टिकट नहीं देंगे, अपने कार्यकर्ताओं को देंगे। क्योंकि कार्यकर्ता जिस प्रकार से 2014 में इनके पास नहीं थे, 50% से ज्यादा सीटों पर इनके माइग्रेटिव कैंडिडेट थे, आज भी हालात वैसे ही नजर आ रहे हैं। आज मात्र ये नरेंद्र मोदी जी की बात करते हैं, लेकिन ये किसान की तंगहाली की बात नहीं करते, ये कर्मचारियों की तंगहाली की बात नहीं करते, बेरोजगार युवा का जो दर्द है उसकी बात नहीं करते। आज किसान की सरसों की फसल
4200 एमएसपी का रेट है, उसे 1000 रुपए कम में उसे बेचना पड़ रहा है। ये उसका दर्द नहीं है, ये तो केवल और केवल अपनी उसमें सत्ता खुमारी में व्यस्त है। और जहां तक मैं कांग्रेस की बात करूं, कांग्रेस ने 15 आदमियों की एक कमेटी बना दी, उसमें से 10 तो कैंडिडेट है चुनाव लड़ने वाले। तो किस प्रकार से ये अपनी एकता ये कह रहे हैं कि हम एक बस में बैठ करके हरियाणा प्रदेश का दौरा करेंगे। यहां जींद में हमने ही नहीं बल्कि पूरी की पूरी 2.5 करोड़ हरियाणा प्रदेश की जनता ने इनको एक गाड़ी में बैठे हुए देखा, लेकिन नतीजा क्या रहा वो आपने देख लिया कि रणदीप जी सुरजेवाला से मजबूत उम्मीदवार इनके पास नहीं था और 800 वोटों से अपनी जमानत बमुश्किल बचा पाए। तो ना आज कांग्रेस का कोई जनाधार है, कोई अस्तित्व है। भारतीय जनता पार्टी की हालात तो 2004 में जिस प्रकार से ये शाइनिंग इंडिया के नाम लेकर के चुनाव मैदान में आए थे और हर कोई कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, अटल बिहारी जी दोबारा प्रधानमंत्री बनेंगे, तो मेरे ख्याल से वो नारा उनका उस वक्त नहीं चला था और देश की जनता ने इन्हें लेकिन इन तमाम चीजों के बीच तो आज वैसे ही दिखेगा। मनदीप, लेकिन कुछ नाम तो आपके सामने आए होंगे ना। सवाल यह है कि अब तक किन नामों पर चर्चा हुई है? क्या 10, 20, 30, 40 नाम कुछ सामने हैं जिस पर चर्चा होगी, या अभी इंतजार किया जा रहा है कि कुछ नाम आपके पास भी शामिल हो जाएं किसी और पार्टी से, फिर उन्हें टिकट दे दिया जाए? देखिए, ये पार्टी का आंतरिक मामला है और जननायक जनता पार्टी तो बिल्कुल नई पार्टी है, जिसका कार्यकर्ता भी नया है। या नए और पुराने की कोई बात नहीं है। तो जो भी कार्यकर्ताओं की राय से जो सही उम्मीदवार स्टिक बैठेगा, कोर कमेटी उसके ऊपर उसके नाम पर मोहर लगाएगी और निश्चित तौर पर चुनावी नोटिफिकेशन हरियाणा प्रदेश के संदर्भ में जारी होने से पहले उम्मीदवार सामने होंगे। ठीक है, एक ब्रेक का वक्त हो रहा है, उसके ब्रेक के बाद बाल मुकुंद जी के पास मैं जाऊंगा। हर पार्टी का अपना एक तरीका होता है काम करने का और हर पार्टी ये चाहती है कि सीटों को जीता जाए और इसी लिहाज से जीतने वाले उम्मीदवारों पर वो दाव लगाती है, उनको टिकट देती है। लेकिन स्थिति तब चिंताजनक कही जाने लगती है राजनीति में जब कुछ दिन पहले कोई नेता दल बदल करके दूसरी पार्टी में आए और अचानक उसे टिकट दे दिया जाए, तो पुराने कार्यकर्ता के मनोबल पे इससे जरूर असर पड़ता है। किस तरह से टिकट को लेकर मंथन जारी है और खास मेहमान इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बाल मुकुंद जी, आपका रुख करें। 15 सदस्यीय आपकी कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन हुआ, आपका प्रोग्राम भी तय हुआ है। झज्जर में आप उस प्रोग्राम को खत्म करेंगे, वो आपका एक तरह से जो रथ लेकर आप लोगों के तमाम नेता निकलेंगे, उसका समापन झज्जर में होगा। लेकिन सवाल ये कि क्या उम्मीदवारों के नाम पर अब कोई मंथन शुरू हुआ है? कहा यह जा रहा है कि 15 नाम में से ही 10 तो उम्मीदवार हैं आपके, या आप लोग अभी इंतजार कर रहे हैं कि कुछ दूसरी पार्टी से और नेता ज्वाइन हो जाएं, उसके बाद एक लिस्ट जारी की जाए? क्या कुछ चल रहा है टिकट को लेकर? देखिए शकील जी, कांग्रेस में एक तय पैमाना होता है। कांग्रेस हिंदुस्तान की सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी है और सबसे ज्यादा लंबे समय तक ने शासन दिया है इस देश को और इस प्रदेश को। हम एक व्यवस्था के अनुसार आगे बढ़ते हैं और ये जो 15 लोगों का आपने जिक्र किया, ये पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं जी। एक पार्टी की कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई है, उसको हिंदी में हम कह सके समन्वय समिति। ठीक है, समन्वय वो सबको साथ लेकर के चलने के लिए एक समिति बनाई है और वो पूरे प्रदेश का भ्रमण करने के बाद उसमें दोनों चीजें तय होंगी। नेताओं के साथ सामंजस्य बनाना और जनता के भी नब्ज टटोलना कहीं कि किस तरह की आवाज है। जिस तरीके से 1000 से ज्यादा अभी आवेदन हमारे पास आ चुके हैं जो लोकसभा के चाहवान टिकटार्थी हैं, ठीक, तो उसी पर हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन कहा यह जा रहा है, मैं एक बात कहना चाहता था क्योंकि पिछले पहले वाले समय में मुझे मौका नहीं मिला और मैं सुन रहा था सभी लोगों को। जी जी बताइए। भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रवक्ता महोदय कह रहे थे, वो हालांकि वो शरीफ आदमी, उनको ज्यादा इतना इस चीज के बारे में भारतीय जनता पार्टी की जो अंदरूनी गहरी साजिश है उनके बारे में ज्यादा पता नहीं है। ये जो भारतीय जनता पार्टी है इसकी 2-3 तरह की ऐसी पॉलिसीज हैं, ऐसी नीतियां हैं जी। ये यूज एंड थ्रू करते हैं, प्रयोग किया और फेंक दिया। जैसे अडवाणी जी को भी ऐसे ही इन्होंने यूज एंड थ्रो कर दिया, मुरली मनोहर जोशी जी को कर दिया, अरुण शौरी जी को कर दिया, बहुत से ऐसे लोग हैं। और अब वो 10 टिकट काटने की जहां तक बात है, वहां उन लोगों ने पार्टी के लिए कुछ कंट्रीब्यूट तो किया ही होगा। वो सांसद चुन के भी आए हैं, एक 2 बार, उनको फेंक दिया। अब हरियाणा से बेचारे जो बन के आए थे दूसरी पार्टियों से, धर्मवीर सिंह है, रमेश कौशिक है, या इनके अपने कटारिया साहब, इनको भी यूज करके फेंक देंगे।
और ये जो माल इकट्ठा करते हैं, दुकान इन्होंने बना दी बाहर के लोगों का, ये जीत सकता है, वो जीत सकता है, इस तरीके की बनाती, तो ये प्रजातंत्र के लिए खतरे में है। और आज मैं भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि शासन में, इसलिए बताना चाहूंगा, देश में आज संविधान भी खतरे में है, प्रजातंत्र भी खतरे में है, और जो संवैधानिक संस्थाएं हैं जितनी, वो भी खतरे में है। तो ये जो हमारा देश पिछले 70 साल से हम आगे बढ़े थे, हमारा मुल्क जो है ना प्रगति पे आगे बढ़ा था, तो आज देश की सब कुछ खतरे में है, दांव पर है। तो ये बड़ी विडंबना है प्रजातंत्र की। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके का कार्य कर रही है, जिस तरीके का कार्यकलाप नजर आ रहा है इनका, तो मैं उम्मीद करता हूं कि अच्छे सुनहरे भविष्य के लिए लोग कांग्रेस को चुनेंगे और कांग्रेस पार्टी अच्छा वो देगी देश को शासन। ठीक है, संजय जी के पास में जाऊंगा क्योंकि उनसे भी टेक लेना है, लेकिन उस बीच वीरेंद्र सोनी जी आपका रुख कर लेता हूं। एक सवाल ये बन रहा है कि तमाम पार्टियां, चलिए कांग्रेस के भीतर कोऑर्डिनेशन कमेटी तो बनी, उनका एक प्रोग्राम तो तय हुआ कि वो प्रदेश में निकलेंगे, भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी तमाम तरह की कमेटियों के तो वो एक तरह से मंथन की प्रक्रिया में है और कभी भी वो लिस्ट ला सकते हैं। लेकिन जननायक जनता पार्टी की स्थिति आप किस तरह से देख रहे हैं? लगातार सवाल जब पूछा जाता था तो कहा जाता था कि अभी चुनाव आयोग में सिंबल नहीं मिला है, सिंबल मिल गया, राजनीतिक पार्टी का दर्जा मिल गया। कोर कमेटी की बैठक का लगातार जिक्र हो रहा है, लेकिन अब तक वो कोर कमेटी सामने नहीं आ पाई है, कौन लोग उसमें है, कब बैठेंगे, टिकट को लेकर अभी भी असमंजस है। प्रदेश की जनता जिस तरह से जींद उपचुनाव के बाद लोगों को लग रहा था कि ये पार्टी उभार पर है और उस पार्टी के भीतर तमाम युवा एक तरह से जुड़ना शुरू हुए थे, लेकिन अब असमंजस की स्थिति बन गई है कि आखिर कौन उम्मीदवार होंगे, कोर कमेटी में कौन है, कब बैठक होगी, आखिर कोई तो रोड मैप, कोई तो एक दिशा दिखनी चाहिए थी जो अब तक नहीं दिख रही है। आपने बिल्कुल ठीक कहा। जननायक जनता पार्टी ने अभी अपने संगठन का विस्तार किया है, निश्चित रूप से विस्तार किया है, लेकिन उसके पास लोकसभा चुनाव के लिए कोई रोड मैप दिखाई नहीं दे रहा। अभी तक तो यह भी तय होना है कि जननायक जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी का गठबंधन होना है या नहीं, यह बातचीत चल रही है और सिरे भी चढ़ भी सकती है। लेकिन इनके उम्मीदवार कौन से कहां का है, मीडिया में कहीं चर्चा नहीं हो रही, जनता में कहीं चर्चा नहीं हो रही, कुछ सीटों पर अवश्य है। अब यह देखना है कि कौन सा उम्मीदवार इनका मैदान में आएगा, इस पर कोई ठोस चर्चा अभी तक सिर्फ हिसार के अलावा और कहीं ठोस चर्चा आती नहीं है, या फिर रोहतक से आती है। ये अभी ये तय होना है कि हिसार से नैना चौटाला ही लड़ेंगे या दुष्यंत चौटाला दोबारा लड़ेंगे, क्योंकि देखिए जींद में निश्चित रूप से जननायक जनता पार्टी का अच्छा आधार रहा है, लेकिन जींद का फार्मूला पूरे हरियाणा में नहीं अपनाया जा सकता, तो इस संगठन के लिए भी इसकी चुनौती है। लेकिन मैं ये मानता हूं कि कांग्रेस का अभी तक संगठन नहीं खड़ा हुआ। कांग्रेस का जिले में जिलेवार जितने भी संगठनात्मक प्रक्रिया होनी चाहिए थे वो पूरी नहीं हो पाई। जननायक जनता पार्टी ने अपने प्रकोष्ठ भी गठित किए हैं, इनका विस्तार किया है, लेकिन जिस तरह से समन्वय कांग्रेस ने किया है, प्रदेश स्तर पर किया है, क्या जिला स्तर पर भी ऐसा समन्वय है? क्या नेताओं में ऐसा समन्वय होगा? बिल्कुल। जो गुटबाजी प्रदेश स्तर पर है वो तो जिला स्तर पर भी है, वहां समन्वय कैसे होगा? अभी तक तो भारतीय जनता पार्टी ने तो अपने बूथ लेवल पर भी योजना बना रखी है, कार्यकर्ता तैयार कर रखे हैं, पन्ना प्रमुख तैयार कर रखे हैं, लेकिन जो उम्मीदवार होंगे कांग्रेस के होंगे उनका तो जिला स्तर पर कोई समन्वय है नहीं आपस में, वहां तो नेताओं के पीछे लगे हुए हैं और कोई बूथ के तो कोई कार्यकर्ताओं को कुछ है ही नहीं। कांग्रेस अभी तक ऐसा लग रहा है, हम चाहते हैं कांग्रेस मजबूत हो, ये राज्य की जनता चाहती है, लेकिन कांग्रेस के नेता ऐसा नहीं चाहते, इसलिए तो उनका संगठन भी नहीं है, ना उनकी बूथ संरचना भी नहीं है। ठीक है, आज समस्त भारतीय पार्टी जो है कांग्रेस में उसने अपना विलय किया है और वो देखिए भारतीय जनता पार्टी होली के सभी स्तर पर कार्यक्रम कर रही है, वहां मंत्री शामिल हो रहे हैं, विधायक कर रहे हैं, सबको एक निर्देश दिया गया है आपने हर स्तर पर, हर विधानसभा स्तर में होली मिलन कार्यक्रम करना है। इससे जनता से आपका संपर्क बनेगा, उसके माध्यम से कांग्रेस ने भी किया। कांग्रेस ने कहा किया फरीदाबाद में सिर्फ अवतार सिंह भड़ाना जी ने किया वहां, और वहां प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गए, अशोक तंवर जी गए, लेकिन आपको देखा है कि अवतार सिंह भड़ाना खुद टिकट के दावेदार है, फरीदाबाद से टिकट के दावेदार है, और अशोक तंवर जी उनकी पैरवी कर रहे हैं। लेकिन एक अच्छी बात यह देखने में मिली, जो सुखद बात है, अशोक तंवर जी ने की उपस्थिति में अवतार सिंह भड़ाना ने कहा कि टिकट चाहे करमदाल को मिले, चाहे महेंद्र प्रताप सिंह जी को मिले, चाहे मुझे मिले, हम ये सीट जिताकर पार्टी की झोली में डालेंगे। ये अच्छा संदेश है, दिया है। इस तरह के संदेश क्या अन्य जिलों में भी जाएंगे? मतलब कांग्रेस का जिला स्तर पर जो गुटबाजी है उसे दूर करना भी कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी चुनौती है।
ठीक है, संजय जी के पास में जाता, लेकिन सवाल यहां से बालमुकुंद जी के लिए बन गया कि बालमुकुंद जी, जिस तरह से सवाल ये उठ रहा है कि प्रदेश स्तर पर तमाम नेता एकजुट हैं, एक बस में नजर आएंगे, क्या हर जिले में, हर बूथ पर, हर ब्लॉक पर इसी तरह का समन्वय दिखाई देगा? क्योंकि अगर दिखाई देगा तो पार्टी के लिए बेहतर होगा, और नहीं दिखता है तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। शाकिर जी, जब मैं सुन रहा था वीरेंद्र सोनी जी को जी, और जहां तक मैं समझता हूं बहुत ही विद्वान हैं ये और राजनीतिक विश्लेषक हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं और चीजों की जानकारी रखते हैं जी। लेकिन एक चीज में इनकी समझ नहीं पाई, इन्होंने कहा कि बीजेपी की तैयारियां हैं, ये पन्ना प्रमुख, ये प्रमुख है। ये भारतीय जनता पार्टी का तो आप समझ ही नहीं सकते। ब्लॉक अध्यक्ष, हल्का अध्यक्ष, ये एक प्रकोष्ठ, बछड़ा प्रकोष्ठ, पन्ना प्रमुख, क्या ये तैयारियां नहीं है, ये इनके ड्रामा है, दिखावा है। पन्ना प्रमुख कोई पोस्ट नहीं होती, ये तो इनके प्रकोष्ठ ऐसे मिलेंगे आपको, मंदबुद्धि प्रकोष्ठ, बछड़ा प्रकोष्ठ, गाय प्रकोष्ठ है। कांग्रेस जो तैयारी करती है, बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने, हमारे अवतार सिंह बढ़ाना कह दिया, मैं चुनाव लड़ूं या कोई और लड़ेगा, हम जिताएंगे। ठीक है, इसी तरह कांग्रेस आगे बढ़ती है, कांग्रेस की पूरी तैयारियां हैं। और जो टिकटार थी, हमारे जेजेपी के प्रवक्ता महोदय ने कहा कि जो गाड़ी में बैठे लोग हैं उसमें भी 10 टिकटार थी हैं, ये बिल्कुल सत्य बात है। तो चुनाव लड़ने वाले लोग तो सभी हैं, और ये वरिष्ठ नेता हमारे सभी चुनाव लड़ेंगे, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। हमें कोई बाहर से कैंडिडेट तो लेके नहीं आना। ठीक है संजय जी, संजय शर्मा जी की तरह ऐसी हमारी कोई गतिविधियां नहीं है कि वो ढूंढ के लाएंगे, पानीपत से लाना है, यूपी से ला रहे हैं। मेनका गांधी जी यूपी में आ रही हैं तो उनको हरियाणा ला रहे हैं। वीके सिंह को लाने की बात चल रही थी, मतलब जो लोग दूसरी स्टेटों में आ रहे हैं उनको हरियाणा में ला करके थोप रहे हैं। हमें ऐसा काम करना ही नहीं है। ठीक है संजय जी, रिस्पॉन्ड कीजिए। बालमुकुंद जी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। उन्होंने मुझे शरीफ व्यक्ति कहा, लेकिन मेरी समझदारी पे भी उन्होंने प्रश्न चिन्ह उठाया। लेकिन उन्होंने एक बात कही जिसको मैं करेक्ट करना चाहता हूं कि आज कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी नहीं है इस देश के अंदर। कांग्रेस किसी समय में बड़ी पार्टी होती थी, हाँ ये बात ठीक है कि सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस है, लेकिन वो जो आज वाली कांग्रेस है वो पुरानी पार्टी नहीं है। आज तो कुछ नई कांग्रेस आ गई है, किस तरह के लोग आ गए सब लोग जानते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, केवल भारत की नहीं, जिसके 11 करोड़ से ऊपर मेंबर है। सबसे बड़े सांसदों की पार्टी है, जिसके 250 से ऊपर सांसद हैं। सबसे बड़े विधायक, सबसे ज्यादा विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं। देखिए आज जो कांग्रेस है वो छटपटा रही है, वो अपने घर को ना देख करके भारतीय जनता पार्टी की नुक्ताचीनी करने में लगी है। भारतीय जनता पार्टी ने क्या करना है, किस आधार पे करना है, वो भारतीय जनता पार्टी करेगी। आपको मैं ध्यान करा दूं कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश के अंदर आई है, जो मुद्रास्फीति है, जो कांग्रेस के शासन में 2.5 में अंक में होती थी, आज 4% के आसपास है। इसका मतलब भाई महंगाई कंट्रोल में, और पूरे 5 साल तक ये 4% के आसपास रही। और जो जीडीपी है वो 7.25% से ऊपर चली गई है, जो कांग्रेस के टाइम में 5% के आसपास रहती थी। आज किसान को हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार 12,000 रुपए मासिक सालाना मानधन दे रही है। जो 15,000 से कम आमदनी के लोग हैं उनके लिए 3,000 रुपए की पेंशन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तय की है। तो आज हरियाणा में या देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो काम किए हैं, उस आधार पर जनता आज भारतीय जनता पार्टी को दोबारा से सत्ता में लाने के लिए तत्पर है। कांग्रेस के लोग तो एक बस में जरूर बैठेंगे, और जब जींद का चुनाव था वहां पर भी सभी कांग्रेसियों ने तय करके सुरजेवाला जी को वहां भेजा था, और सुरजेवाला जी का जो हश्र उन्होंने किया वो सबके सामने है। और अभी भी कांग्रेस के लोग लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे, वो आगामी विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, और ज्यादातर लोग लोकसभा का चुनाव लड़ने वाले हैं। और हर कोई ये चाहेगा कि दूसरा कैंडिडेट ना जीत करके आए, ताकि उसकी दावेदारी एज ए मुख्यमंत्री आने वाले समय में ना हो। इसलिए एक दूसरे को किस तरह से हराएं और खुद जीतें, यही काम कांग्रेस के लोग करेंगे। बड़ी कशमकश के बाद 15 लोगों की समिति बनी है, लेकिन इस समिति ने क्या काम करने वाला है ये आने वाला समय बताएगा। दूसरी बात, जो मनदीप जी अभी जेजेपी की कार्यकर्ता बात कर रहे थे, वो भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ अपनी पार्टी की तरफ नहीं देख रहे, क्योंकि उनकी पार्टी ने तो चुनाव में जाने से पहले ही हार मान ली है। नैना चौटाला ने कहा कि अगर बीजेपी को हराना है तो सारे विपक्ष को इकट्ठा होना पड़ेगा। तो विपक्ष का मतलब यह है कि कांग्रेस के साथ भी वो जाना चाहते हैं, आम आदमी पार्टी के साथ भी जाना चाहते हैं, शायद लोकदल के साथ भी समझौता करना चाहते होंगे, बहुजन समाज पार्टी भी शायद उनके साथ आ जाए। यानी इन जेजेपी ने तो चुनाव में जाने से पहले ही हार मान ली, इसलिए ये कोई अपने एक्सरसाइज नहीं कर रहे, कोई इनकी कोर कमेटी नहीं बनी, कोई इन्होंने कैंडिडेट तय करने के लिए कोई समिति नहीं बनाई।
क्योंकि अभी ये देख रहे हैं कि हमारा समझौता किसके साथ हो ताकि हम बीजेपी का मुकाबला कर सकें। अकेली तो इनकी हिम्मत नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला कर सके। ठीक है मनदीप, मैं आपका रुख करूं क्योंकि सवाल ये उठ रहा था, जहां हमने टिकटों को लेकर आपसे बात की, कुछ विश्लेषक ये भी मान रहे हैं कि जननायक जनता पार्टी का जो लक्ष्य है वो दरअसल विधानसभा चुनाव है, इसलिए वो लोकसभा चुनाव को लेकर उतनी संजीदा नहीं है जितनी बाकी दोनों पार्टियां कांग्रेस और बीजेपी हैं। आप लोगों को, कुछ विश्लेषकों का मानना यह है कि आप लोगों को यह लग रहा है कि अगर 1 से 2 सीट भी आप लोकसभा की निकाल पाते हैं तो आपके लिए बेहतर इसे नतीजा कहा जा सकता है, क्योंकि लक्ष्य आप लोगों का विधानसभा चुनाव है। शाकिर, 9 दिसंबर 2018 को जननायक जनता पार्टी का गठन हुआ और उसके गठन के बाद जींद की धरती से एक उपचुनाव हुआ विधानसभा का। ठीक है। हमने तो उसमें भी निर्दलीय प्रत्याशी अपना समर्थित उम्मीदवार उतारा, क्योंकि हमारी पार्टी ना रजिस्टर्ड थी और ना ही हमारे पास सिंबल था। ठीक है। तो हमने तो वो उपचुनाव भी बड़ी मजबूती के साथ हमारे कार्यकर्ता ने लड़ा। तो हम विधानसभा नहीं, उसके पहले तो लोकसभा का चुनाव बड़ी मजबूती से लड़ेंगे। आज ये भारतीय जनता पार्टी की हताशा है कि वो कांग्रेस से ज्यादा टारगेट जननायक जनता पार्टी को करते हैं। इनके जेहन में जननायक जनता पार्टी और उसका चुनाव निशान चप्पल बैठ चुका है। ये व्यथित है, परेशान है, क्योंकि ये केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी का नाम आगे करके ले रहे हैं, केवल और केवल बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। इनको किसान की जो परेशानी है वो नजर नहीं आ रही। आज ये उन अच्छे दिनों की बात नहीं करते जिन अच्छे दिनों का वादा इन्होंने 2014 में किया था। आज ये स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट की बात नहीं करते जिसका लागू करने का वायदा इन्होंने 2014 में किया था, और लागू नहीं बल्कि 2014 से पहले जब कांग्रेस की सरकार थी और भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आज के मौजूदा कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ थे, बराला साहब प्रदेश अध्यक्ष आज हैं, उस दिन अनिल विज जी आज स्वास्थ्य मंत्री हैं। इन सबने अर्धनग्न होकर के प्रदर्शन किया था स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करने के लिए। आज इनके हाथ में कलम है, ये उस कलम से उस किसान को स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करके लाभान्वित कर सकते हैं। किसान को किसी चीज की जरूरत नहीं है, अगर किसान को कर्ज मुक्त कर दिया जाए सबसे पहले, उसके बाद किसान को जो बुनियादी सुविधाएं हैं, उसकी फसल का सही दाम अगर उसको दे दिया जाए। ये एमएसपी लागू तो कर रहे हैं, लेकिन पिछले दिनों हमने देखा मूंग की जो फसल थी उसको भी सरकारी खरीद पर नहीं खरीदा गया। आज सरसों की फसल अनाज मंडी में है लेकिन खरीदी नहीं जा रही है। 800 और 1000 रुपए मंदी में किसान को मजबूरी में बेचनी पड़ रही है। तो किस प्रकार से ये अपने अच्छे दिन बता रहे हैं। बेरोजगार युवाओं को जिस प्रकार से इन्होंने देश के लेवल पर 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार देने की बात की और प्रदेश के लेवल पर 2 लाख प्रतिवर्ष देने की बात की, आज उन दोनों मुद्दों पर ये कहीं नहीं टिके। 6000 और 9000 बता देने की बात की, पंजाब के समान कर्मचारी को वेतनमान देने की, आज उन बातों पर नहीं आएंगे। आज ये प्रदेश सरकार की कोई उपलब्धियां नहीं बताएंगे। आज इनका बनता तो ये संजय शर्मा जी, आप एक श्वेत पेपर इशू करें जिसके ऊपर ये दिखाएं कि हमने ये वायदे किए थे ये हम पूरे कर चुके हैं। केवल और केवल आप भ्रमित करने का काम करें। किसान को हमने 12,000 सालाना की अभी आप बात करें, आपने बिल्कुल लास्ट इलेक्शन मोड में आकर के आखिरी जो कैबिनेट की मीटिंग थी उसमें केवल चुनावी झुंझुना पकड़ाने के लिए किसान को भ्रमित करने का प्रयास किया है। अगर आपने किसान को सही तरीके से उसका उत्थान करना था तो सरकार आते ही पहली कलम से, जिस प्रकार चौधरी देवीलाल ने किसान का कर्ज माफ किया था और 100 रुपए बुढ़ापा पेंशन लागू की थी, उस प्रकार से अगर पहली कलम से आप करते तो आपको मानते कि आप किसानों की हितैषी सरकार हैं। आप तो पूंजीपति घरानों के सहारे से चलने वाली सरकार है। आपको गरीब का दर्द नहीं सहन कर दिखाई दे रहा। जिस प्रकार से आप चौकीदार लिख रहे हैं, देश का बेरोजगार एक एक चीज देख रहा है, देश का अंदर किसान जिसको आप खून के आंसू रुला रहे हैं वो भी आपको देख रहे हैं। संजय शर्मा जी, भाषण की बात नहीं है, आप तार्किक बातें हैं। आप केवल अच्छे दिनों की बात बता दीजिए। अच्छे दिन अगर आए तो भारतीय जनता पार्टी के आए होंगे, जिसने हर जिला लेवल पर अपने दफ्तर आलीशान। पहले तो आप अपनी ठीक है संजय जी जानकारी ठीक कर लीजिए। आपको ध्यान में होगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने स्वामीनाथन से भी बढ़कर के किसानों को उनकी फसल का लाभकारी मूल्य दिया है। न केवल 50% जोड़ा है उसकी लागत में, बल्कि कई फसलों में तो 60% और 70% तक का भी दे दिया है। आपने लागत का फार्मूला बताइए संजय शर्मा जी कि कितनी लागत फसल की हुई है।
आप मैं लोग बता रहा हूं ना, उद्योगपति और पूंजीपति भैया की सरकार है, किसान की अगर समस्या अगर आप जानते होते तो सबसे पहले तय आप करने उसको वाला किसान की कमीशन लागे है, थे। वो जो मैं तय किसान करता है का उसके बेटा आधार हूं, पर ही रेट मुझे तय पता हुए है हैं। किसान की तो मैं और आप तकलीफ। तय करने वाले थोड़ी हैं, जो उनको बना अपनी हुआ है फसल प्राइस बोने के कमीशन, लिए कितना तंग उसके होना आधार पड़ता पे है, तय हुए उसकी हैं। लागत आप देखेंगे तो अरे उसके सुनिए ना, रेट मैं होने आपके दीजिए। बीच में नहीं बोल रहा था। आप देखिए आपने पीछे बातें कितने- उठाई हैं तो मैं कितने उनका जवाब पीछे दे था। रहा हूं ना। आपका सुनिए ना। 1700 रुपए के आसपास अरे गेहूं सुनिए की ना। फसल की अरे MSP सुनिए भाई, पहले मैं थी। दे रहा हूं जवाब आपने आपको। 100 रुपए बढ़ा दी। आप अगर मैं दे रहा 1700 हूं से ना। लेकर के 2500 अरे करते तो हम मान लेते। आपको पता है क्या क्या कि रेट आपने है? 1.5 गुना दिया है। क्या लागत है आपको पता है क्या? कहां से आंकड़ा लेकर के मुझे आ पा पता रहे नहीं है हैं? तो फिर किसी को पता नहीं है। कोई सवाल ये है। आपके सब गलत सवाल है। आंकड़े हैं। MSP भारतीय आज जनता पार्टी आज की सरसों सरकार की ने MSP 4200 है। स्वामीनाथन की जमींदार को सिफारिशों से 3200 बढ़ रुपए करके, बेचनी पड़ चाहे रही वो है। जोखिम प्रबंधन की बात हो, चाहे वो अच्छे बीज देने की बात हो, सिंचाई व्यवस्था की बात हो, मात्र फसल बीमा योजना की बात योजना हो, का नाम जी, पर आपके पास आपके आता हूं। मंडीकरण प्रदेश की के व्यवस्था कृषि की बात मंत्री हो, ने एक ये भारतीय मार्केटिंग जनता पार्टी एजेंट की के सरकार तौर ने पर किया काम है। करने के अलावा कुछ नहीं किया है। ठीक है, फसल बालमुकुंद जी। बीमा योजना में जितनी त्वरित तरीके जी। से आपने लगाने की कोशिश की, उतनी अगर आप किसान ठीक की है, इस पे मनदीप। दशा सुधारने पे करते मनदीप। तो मेरे ख्याल से प्रदेश के किसानों की हालत और बढ़िया होती। ठीक है मनदीप जी, बालमुकुंद जी को मुरली जोड़ मनोहर लेते जोशी जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी, सुषमा स्वराज जी, उनके बारे में भी सोच लो जरा। किसानों के बारे में तो चलो बाद में अरे आप कांग्रेस हमारे सोच नेताओं की लेगी, आप चिंता उनके क्यों बारे कर में रहे सोच हो? लो। आप अपने नेताओं की चिंता करो। हुड्डा साहब का क्या होगा, तंवर साहब का क्या होगा, कैप्टन अजय का क्या होगा, वो जो कुलदीप बेचारे शर्मा का क्या जो होगा, बेचारे और अपनी बालमुकुंद जो जी, बेचारे आप अपने सारी बारे में भी जिंदगी सोच जो लो। बेदी पार्टी को आप भी और बहुत बड़े लाल नेता चौक हैं पर झंडा कांग्रेस फहरा के। करके आप वहां अपनी अपनी जान व्यवस्था जोखिम कर पे लो। जा करके उन लोगों को टिकट के लिए वंचित कर करके इस आप तरीके अपनी से आप व्यवस्था नहीं का कर भी रहे ध्यान रखो। हो। आप कुछ तो सोचो आप अपनी समझे पार्टी का समाज ध्यान में। कर लेंगे। आप अपनी चलिए चिंता ठीक है, चर्चा कीजिए। को मुझे यहाँ रोकना पड़ेगा। ये आपकी पार्टी, ये मेरे पूरा पास समय राष्ट्रीय कम विषय है। है एक तरह से। वीरेंद्र सोनी जी आपका बहुत शुक्रिया, डॉक्टर संजय शर्मा जी आपका भी बहुत शुक्रिया, मनदीप बिश्नोई आपका बहुत शुक्रिया, बालमुकुंद जी आपका भी बहुत शुक्रिया इस चर्चा को सार्थक बनाने के लिए। तो टिकटों को लेकर अभी कुछ दिन और माथापच्ची जारी रहेगी। दरअसल हर पार्टी चाहती है कि जिताऊ उम्मीदवार हर सीट पर उतरे ताकि जो गणित है बहुमत पाने का, उस आंकड़े तक हर पार्टी पहुंच पाए, क्योंकि लोकतंत्र में जब आपके पास गिनती होगी, नंबर होगा, तभी आप सरकार बना पाएंगे और जो चुनावों में आप वादे करते हैं उन वादों को अमल में ला पाएंगे। लिहाजा अभी टिकटों को लेकर माथापच्ची भी जारी रहेगी और इस तरह के तमाम आरोप प्रत्यारोप भी देखने को मिलेंगे। लेकिन तय आप लोगों को करना है कि आखिर आप किस आधार पर अपना जनप्रतिनिधि चुनेंगे। क्या आप पिछले चुनाव में किए गए वादों पर सवाल करेंगे या नहीं करेंगे? और करना जरूर चाहिए, सवाल जरूर कीजिए और पूछिए जरूर कि जो पिछले चुनाव में आपने वादे किए थे, जो मैनिफेस्टो जारी किया गया था, उसमें से कितने वादे आपने पूरे किए और कितने अभी अधूरे।